सो एक बार फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पी वाई क्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ आवर पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज एंड सब्जेक्ट एज यू नो इकोनॉमी रहने वाला है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने पार्ट वन इकोनॉमी का टच करा था और वहाँ पे हमने क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ पी वाई क्यूज मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए थे। इवन दो इकोनॉमी का सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा टफ था इस बार सी ए पी एफ 2024 का। इकोनॉमी में क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, सबसे पहली बात, क्योंकि इकोनॉमी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हर साल रहते हैं वो 5 से 6 के आसपास रहते हैं। बट इस बार क्या हुआ, यूपीएससी ने क्या सोचा, जो इकोनॉमी के 16 क्वेश्चन डाल दिए, राइट। चलो, ये तो यूपीएससी ने हमारे साथ थोड़ा ब्लंडर करा, इसको एक्सेप्ट करा। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी थी वो क्या रखी, वो ऑलमोस्ट मॉडरेट से हार्ड रखी। और ऑलमोस्ट सारे जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे उसको कनेक्ट कर दिया करंट अफेयर से, जो कि इस तरह का पैटर्न हम सीएपीएफ में आमतौर से नहीं देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न सीएससी एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जो सीएपीएफ 2025 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं जितने भी एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए और वो किस तरह से अपने इकोनॉमी में मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ के साथ देखो यार, होता क्या है, मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी जितनी भी मेहनत है ना, वो तो इस तरह से हो जाए कि जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को पूरी करे, ताकि आपकी मेहनत किस में कन्वर्ट हो जाए, आपकी मेहनत किस में कन्वर्ट हो जाए, मार्क्स में। बिकॉज यार, अगर रिजल्ट नहीं आता ना तो फिर सेल्फ डाउट होता है और फिर पढ़ने में भी इतना मज़ा नहीं आती, नहीं आता। जब आप ये देखते हो कि आपकी एफर्ट्स इतने ज़्यादा हैं लेकिन उसके रिजल्ट में जो मार्क्स आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पा रहे हो, फिर आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, फिर मॉक दे रहे हो, तो उसमें जो स्कोर है वो आपका काफ़ी लो है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ डीमोटिवेट करती है। तो आप इस चक्रव्यूह में ना फंसो, आप अपनी प्रिपरेशन को उसी तरह से करो जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला पाए। इसी वजह से ये पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज़ मेरे एंड से आपको चैनल पर मिलती है, और यही आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए पार्ट सेकंड में आपके लिए लेकर आया हूँ, राइट। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ मेरी तरफ से कुछ सजेशंस रहेंगे कि इस बार अगर आप सी ए पी एफ 2025 को अगर टारगेट कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से हो ताकि आप इस बार अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सको, ठीक है। और साइंस का ऑलरेडी सी ए पी एफ 2024 के जो साइंस का सेक्शन है वो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। बिकॉज मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं आपको पी वाई क्यूज़ की इंपॉर्टेंस समझाऊं और पी वाई क्यूज़ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। और वही सेम चीज़ मैंने साइंस एनालिसिस सी ए पी एफ 2024 में भी दिखाई है, और लगभग 80% क्वेश्चन मैंने आपको पी वाई क्यूज़ की हेल्प से सॉल्व करके दिखा दिए हैं, ठीक है। कोई हवाई बातें नहीं है, आप जाके वीडियो देख सकते हो और पी वाई क्यूज़ का जो रोल है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आप वीडियोज़ में समझ सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अभी देखो यार, ये छोटा सा रिमाइंडर है अबाउट टेलीग्राम चैनल ओनली पी वाई क्यूज। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी फ्री इनिशिएटिव आते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लक्ष्मीकांत हम कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज, और आप इस इनिशिएटिव का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। ऑल्सो, लास्ट रिमाइंडर फॉर माई फर्स्ट इनिशिएटिव प्रथम अस्त्र, अगर प्रथम अस्त्र के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860288368, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड व्हाट इज़ प्रथम अस्त्र? प्रथम अस्त्र, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी ने आपके लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए 170 से ज़्यादा यूपीएससी के पेपर्स, ओनली यूपीएससी के पेपर्स आपको टॉपिक वाइज कंसोलिडेट करके आपको बुक्स की फॉर्म्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए अबाउट प्रथम अस्त्र पी वाई क्यू बुक्स तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कर सकते हो, राइट। सो अपना यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं ऑलरेडी पार्ट वन में कवर कर चुका हूँ, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आपको पार्ट वन अब वहाँ जाके देख लेना चाहिए। सो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन था अपना पार्ट वन का अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी पार्ट वन में कवर करा चुका हूँ, और यहाँ से हमारा एनालिसिस आज से शुरू होता है ना। सो अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो ये हमारा टॉपिक है एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, राइट। और ये रिफॉर्म्स कब आए थे? 1990s में, है ना। उस टाइम ये रिफॉर्म्स लेकर आई थी उस टाइम की गवर्नमेंट, और इसी बेस्ड क्वेश्चन है ये, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द अर्ली 1990s। तो ये जो 1990s है ये हमें हिंट दे रहा है
कि ये जो क्वेश्चन है ये एलपीजी रिफॉर्म से है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। इवन दो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, स्टिल बाकी एस्पिरेंट्स के लिए अगर आपने देखो एनसीईआरटीज पढ़ी है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पे एक पर्टिकुलर इसी पॉलिसी पे चैप्टर दे रखा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, राइट? यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और अगर आपने ये क्लास 11th और क्लास 12 की इकोनॉमी की बुक्स नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, तब भी आप यहाँ देखो कि यहाँ पे यूपीएससी ने ये चीज़ पीवाईक्यू में पूछ रखी है। एसओएलडीसी 2018 का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ये प्रॉपर एलपीजी बेस्ड क्वेश्चन है ना? तो या तो देखो पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो या एनसीईआरटीज को अच्छे से करो, और अगर दोनों कर लोगे तो तुम बन जाओगे एनसीईआरटी या फिर जीएस के बादशाह, राइट? तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेन रिफॉर्म्स क्या था इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। तो क्या ट्रेड लिबरलाइजेशन था? यस, ये ट्रेड लिबरलाइजेशन मेन रिफॉर्म था। पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, क्या पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट करा गया था? यस, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा था। तो इसका आंसर होने वाला है 1 एंड 2। पोवर्टी एलिविएशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर नहीं थे। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आया था, राइट? और पोवर्टी एलिवेशन ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर था, मेन ऑब्जेक्टिव, राइट? तो आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है 5 ईयर प्लान के पर्सपेक्टिव में। तो ये चीज़ मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन की डिफिकल्टी बताते हैं। बताओ फटाफट क्वेश्चन की डिफिकल्टी कैसी लगी? सिंपल सी बात है, अगर ये चीज़ यूपीएससी ने एनसीईआरटी से या फिर पीवाईक्यू से पूछी है तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट इकोनॉमी सेक्शन हिला देने वाला था। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीएपीएफ एग्जाम में नहीं देखे जाते आमतौर पे, है ना? और जो बच्चा होता है, जो एस्पिरेंट होता है, वो इस तरह से पढ़ता भी नहीं है, राइट? तो अब क्या करा जाए, ठीक है? तो मेरे तरफ से जो तुम्हें एक सजेशन रहेगा ना, देखो अभी सीएपीएफ एग्जाम में काफ़ी टाइम है, अराउंड 120 डेज है, तो दिस इज मोर देन इनफ। और आई होप तुम्हारा रिवीजन साइकिल चल रहा होगा और 120 दिनों में देखो यार, कम से कम 7-8 साइकिल अपनी रिवीजन की कंप्लीट कर डालो। यस, 7-8 साइकिल आराम से रिवीजन का हो जाएगा 120 दिन में। पूरा सिलेबस 7-8 बार रिवाइज कर डालो इतने नंबर ऑफ डेज में। और अगर नहीं कर पाते इतने कम टाइम पे तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से रिवीजन तुम इतने नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं अबाउट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो एक तो हिंट मेरी तरफ से ये रहेगी कि सबसे पहले अब तुम पीआईबी पे अपनी नज़रें लगाए रखो, ठीक है? पीआईबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सेव कर लो, बुकमार्क करो, और रोज़ देखो कि इस वेबसाइट पे क्या गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं, और उनको थोड़े थोड़े अपने उसमें नोट्स में इंक्लूड करो, ठीक है? तो अगर नेक्स्ट टाइम 2025 में अगर इसी तरह का पेपर पैटर्न रहता है तो इस बार तुम फिर नहीं फंसोगे। अब इस क्वेश्चन की बात करें स्टेटमेंट 1 में, यहाँ पे ये बोल रहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एस्टिमेट्स दैट फॉर द पीरियड 2022 से लेकर 2025। तो सबसे पहला ब्लफिंग कीवर्ड आया यहाँ पर 2022 से लेकर 2025। क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, नंबर्स को चेंज करता है। नेक्स्ट, टॉप 3 सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन पोटेंशियल। अब टॉप 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसमें जो इस पाइपलाइन में रखे गए हैं, वो है सबसे पहले रोड, फिर रेलवे, और फिर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो यहाँ पे यूपीएससी ब्लफ कर सकता है, राइट? तो पहला है ईयर। तो ईयर देख लेते हैं, ये पीआईबी की ही कटआउट है, और यहाँ पर आप देखो सेक्टर वाइज मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2022 से लेकर 2025। तो मतलब यूपीएससी ने ईयर में ब्लफ नहीं करा, ईयर बिल्कुल सही दे रखा है। अब टॉप 3 सेक्टर्स देखते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स, पहला रोड ठीक है, दूसरा रेलवे ठीक है, और तीसरा गलत हो गया। क्योंकि तीसरा जो टॉप 3 सेक्टर है वो है पावर ट्रांसमिशन, और उसमें क्या दे रखा था, नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है? ये दे रखा था ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। तो ये टॉप 3 सेक्टर्स में नहीं आता, राइट? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और स्टेटमेंट 2 देखोगे, स्टेटमेंट 2 क्या है, ये काफ़ी जनरल सा स्टेटमेंट है ना? कुछ इसमें ब्लफिंग करने जैसा नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला है ओनली बी। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो। अब ये जो क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है अबाउट इन्फ्लेशन, ठीक है? और इन्फ्लेशन में भी कौन सा, कोर इन्फ्लेशन। अब तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन होता क्या है,
और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें कोर इन्फ्लेशन नहीं पता ना, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दूसरा केस, अगर तुम ध्यान देते हो लेकिन तुम्हें फिर भी ये नहीं पता, तो दैट मीन्स तुमने एनसीईआरटी सही से नहीं करी, ठीक है। और हो सकता है तुमने पीवाईक्यू सही से नहीं करे, क्यों? क्योंकि यही सेम चीज कोर इन्फ्लेशन ईपीएफओ 2017 में यूपीएससी पूछ चुकी है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2017 के पेपर में पूछ रही है कि मुझे ये बताओ कि कोर इन्फ्लेशन डिफरेंट कैसे होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से। तो बस मैं तुम्हें 1 मिनट में ही समझा देता हूँ कि कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन होता क्या है। देखो, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कोर इन्फ्लेशन सीआई, और एक होता है एचआई हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। कोर इन्फ्लेशन में जितने भी वोलेटाइल चीज़ें होती हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, एक्सक्लूड। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होती है, ये यही सेम चीज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल इंक्लूड। बस इतना सा डिफरेंस है, और इसी कंसेप्ट के बेस पे यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया। अब सबसे पहले वोलेटाइल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनकी प्राइस क्या करती है, डेली बेसिस पर आए दिन इनकी प्राइस या तो डिक्रीज हो जाएगी या तो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब प्राइस स्टेबल नहीं रहती, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कोर इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होते, राइट। कोर इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होते। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से नहीं होते। फूड एंड बेवरेजेस, ये सभी बताया, ठीक है। तो फूड के प्राइस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। आज प्याज अगर 30 रुपए किलो है, तो हो सकता है परसों जब तुम प्याज लेने जाओ तो वही प्याज तुम्हें 50 रुपए किलो मिले, राइट। नेक्स्ट फ्यूल के प्राइस, यस फ्यूल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कोर इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होंगी। तो क्या गया आंसर, सिंपल सा हमारा गया आंसर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का लेवल तुमको कैसा लगा। तो ये सिंपल एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये रिसीट बेस्ड क्वेश्चन है। तो दो तरह की हमारी रिसीट होती है, एक होती है कैपिटल रिसीट जिसपे यूपीएससी ने सीएपीएफ 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया, और एक होती है रेवेन्यू रिसीट, राइट। और अगर तुम्हें कैपिटल रिसीट नहीं पता तो दैट मीन्स तुमने पीवाईक्यू सही से नहीं लगाए, और आई गेस एनसीईआरटी भी सही से नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सीएपीएफ 2022 का पेपर डायरेक्टली पूछ रहा है कि ये बताओ डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो वो हमारा आता है कैपिटल रिसीट में। और यहाँ पे क्या डिसइन्वेस्टमेंट दे रखा है, यस डिसइन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो मतलब सीएपीएफ 2022 में जो चीज़ पूछी थी वो इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने इंक्लूड कर ली, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जब तुम इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर देखोगे 2019 का, तो तुम वहां पे देखो कि यूपीएससी डायरेक्टली कैपिटल रिसीट पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट कैपिटल रिसीट में नहीं आता, राइट। तो सबसे पहले अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसीट होता क्या है। तो देखो कैपिटल रिसीट बहुत सिंपल सी बात है, वो चीज़ होती है जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज कर दे और गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस कर दे, ठीक है। या तो लाइबिलिटी इंक्रीज करे और, ठीक है, और या फिर क्या करे, वो गवर्नमेंट का एसेट जो है वो रिड्यूस कर दे। उस ऐसे चीजों को हम बोलते हैं कि ये कैपिटल रिसीट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर हम देखते हैं सीधा क्वेश्चन को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कैपिटल कौन कौन सी चीजें कैपिटल रिसीट का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट है, यस ये तो सीए पे 2022 के पेपर में ही दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो देखो चला गया। नेक्स्ट है स्मॉल सेविंग, जो हमारे अकाउंट में जो हमारा पीएफ अकाउंट होता है, राइट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, उसमें हमारी छोटी छोटी सेविंग्स पड़ी रहती है, या फिर आपका सेविंग अकाउंट होता है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करता है, लाइबिलिटी बनाता है, राइट। तो 1, 3 एंड 4 ये तीनों ही क्या है, ये लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट करती है, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट में काउंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है डी। सो अगेन आई विल आस्क यू, पूछना चाहूंगा तुमसे, तुम्हें ये क्वेश्चन कैसा लगा। आई नो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये सर के ऊपर से गया होगा, बट ट्रस्ट मी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। कंसेप्चुअली इसको पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और इसका सोर्स मैं तुम्हें तुम्हारे सामने पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो भी इजी कैटेगरी में आ रहा है,
तो मैं इजी इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये मुझे आता है, राइट। ये पीवाईक्यू या फिर एनसीईआरटी से पूछा है तो डेफिनेटली ये इजी कैटेगरी में जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का कटआउट देखो, एनसीईआरटी में भी कैपिटल रिसीट के बारे में दे रखा है साफ साफ से, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर यूपीएससी पूछ रहा है तुमसे, अरेंज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिवेन्यू। गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है उसको तुम्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें अरेंज करना है। और तुम्हें सबसे पहले ये मैं तुम्हें ये दिखाना चाहूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी काफी बार पूछ चुकी है, और ये क्वेश्चन इकोनॉमी का अगेन यूपीएससी ने क्या कर दिया, करंट अफेयर से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन देखो, सीडीएस 2020 में यूपीएससी पूछ रहा है कि बजट एस्टिमेट्स 2020 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की जो टैक्स सोर्स ऑफ टैक्स रिसीट है उसको तुम अरेंज कर दो किसके अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। 2024 सीएपीएफ एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर पूछा, यहाँ पे क्या पूछ लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया। सीएपीएफ 2013 के क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे यू अगेन पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, क्या है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू दी बजट एस्टिमेट्स 2013-14, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो इस तरह के सेम क्वेश्चन, इस सेम कंसेप्ट पे यूपीएससी दो सोर्स तो मैंने देखो तुम्हें दिखा दिए पीवाईक्यू के, और अगेन अगर सीपीएफ 2024 में इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरे भाई ये हार्ड क्वेश्चन तो रहा ही नहीं, है ना। हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगेन ये बजट एस्टिमेट से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, और इसका आंसर क्या रहने वाला है, सी। क्योंकि यहाँ पे कस्टम देखो 4% है ना, तो कस्टम कस्टम तो ये तो देखो चला गया। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, और लास्ट में हमारा जीएसटी। तो इसका आंसर आने वाला है सिंपल सी। क्लियर है। और अगर अगेन मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये क्वेश्चन कैसा है, तुम्हें ये क्वेश्चन कैसा लगा, है ना, तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, आई नो, लेकिन उसके जो हार्ड लगने के जो ये रीजंस है वो डिफरेंट है। क्या रीजन डिफरेंट है, कि तुम एनसीईआरटीज़ को उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से यूपीएससी चाहता है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है, वो सीएपीएफ एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। और बट यूपीएससी ने क्या करा, इसको करंट अफेयर से कनेक्ट कर दिया। क्या करंट अफेयर से कनेक्ट कर रहा है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 की, उसके पिलर्स पूछ लिए, और पूछा कि कौन सा पिलर इसमें नहीं है, ठीक है, कौन सा नॉट वन ऑफ द पिलर। अब देखो अगेन आई वुड रिकमेंड यू कि तुम अपनी नज़रें गड़ा लो किसमें, पीआईबी पर, है ना। पीआईबी को सेव कर लो, डेली बेसिस पर देखा करो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स गवर्नमेंट की तरफ से आए, कोई भी पॉलिसी लॉन्च हो या फिर किसी भी ओल्ड पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, कुछ अपग्रेड करा हो, तो तुम्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब तुम्हें मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये कटआउट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल लॉन्चेस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन्होंने लॉन्च करी थी। इसके कितने पिलर हैं, 4, ठीक है। कौन कौन से हैं, इंसेंटिव टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमर्जिंग एरियाज, ठीक है। और अब अगर तुम ये देखोगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन ये है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी इसका वन ऑफ द पिलर है, ये भी है। एमर्जिंग एरियाज स्ट्रीमलाइन स्कॉमेट पॉलिसी, यस, एमर्जिंग एरियाज भी है। और एनलार्जिंग ये मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये पिलर नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला है ए, ठीक है, इसका आंसर ए होने वाला है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो एमर्जिंग एरियाज लास्ट में दे रखा है, ठीक है। अब सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और ये बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर तुम कोई सी भी करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे जेवन के बारे में दे रखा होगा, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम। जेवन क्या है, एक तरह का ये डेबिट कार्ड है, ठीक है। किस कंट्री के साथ कोलैब, डोमेस्टिक कार्ड है ये है यूएई का, ठीक है। ऑल यूएई बैंक्स टू लॉन्च जेवन डेबिट कार्ड, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है जेवन, ठीक है, यूएई। सो अगेन आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तक तो हमारा एनालिसिस पूरा हो गया। अब बस 2 मिनट में मैं तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, और लास्ट में जब ये करके तुम फ्री हो जाओगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो भी तुम्हें कर लेने चाहिए, राइट। अब उन टॉपिक्स को बताने से पहले बस 1 मिनट मेरी बात सुनो। अब देखो इकोनॉमी टफ आया था नो डाउट सीए 2024 में, तो क्या यही सेम पैटर्न 2025 में रहेगा? अगर तुम मुझसे ये क्वेश्चन पूछो तो आई वुड से पता नहीं,
CAPF सॉरी यूपीएससी का ट्रेंड ही ऐसा है कि अगर पाँच छः जीएस के सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में क्या देंगे, धोखा, प्रॉपर धोखा देंगे। ठीक है, इस बार कौन कौन से सब्जेक्ट्स ने धोखा दिया, इको सब्जेक्ट ने धोखा दे दिया था। ठीक है, और करंट अफेयर्स ने धोखा दिया था। क्यों? क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स उतने पूछे ही नहीं जितना यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में पूछता है। इकोनॉमी के इतने कम क्वेश्चन होते हैं, इस बार इतने ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, राइट। और पूछे तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे। तो आई वुड से जो तुम्हारा सीएपीएफ का अगर तुम टारगेट करें 2025 का, तो जो भी तुम्हारा कन्वेंशनल सोर्स रहा है, ठीक है, उसी को फॉलो करो, एनसीईआरटीज को अच्छे अच्छे से करो। अगर तुम इनको कर लेते हो तो पेपर कैसा भी आए तुम कट ऑफ क्लियर कर ले जाओगे, राइट। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ जो कि तुम्हें इस बार कर लेने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 कलर्स मैंने यूज करे हैं, यहाँ पे 3 कलर्स यूज करें। तो जो रेड है, जो रेड वाला है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, और जो ग्रीन वाला है वो है इंपॉर्टेंट, और येलो वाला है जो तुम लास्ट में कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेड कलर से मार्क है, राइट। सबसे पहले नेशनल इनकम एंड जीडीपी, ये तुम्हें अच्छे से कर लेना है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये तुम्हें हर हाल में कर लेना है मेरे भाई। अगर इसको छोड़ के गए तो मतलब तुमने 1-2 क्वेश्चन मिस आउट कर दिए। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट आरआर, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, एमएसएफ, ये तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के जाओ, इंक्लूडिंग जीएसटी, इसको कंबाइन कर लो एक ही में, ठीक है। गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जिसमें हमारे 5 ईयर प्लान आ जाते हैं और एलपीजी रिफॉर्म आते हैं। मनी सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है WPI, CPI एंड PPI। ठीक है, अब ये क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तो हमारे हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। अब मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करके जाओ एग्जाम में। जस्ट एक सेकेंड। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई तुम्हारा अच्छे से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होती हैं, इसके एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज यूपीएससी कभी कभार पूछता है, काफ़ी बार पूछता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छे से दे रखा है, एनसीईआरटी से कवर करो, एट द सेम टाइम पीवाईक्यू से भी कवर करो। तो दोनों जगह से तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट है पोवर्टी एस्टिमेट्स, और पोवर्टी एस्टिमेट्स की काफ़ी कमीशंस भी हुई हैं, तुम्हें कमीशंस के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क फोर्स, ठीक है, इनकी कुछ डेफिनेशन वगैरह हैं, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है और पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो दोनों जगह से कवर करने हैं। नेक्स्ट है कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जीएसटी मैंने तुम्हें बता दिया, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के साथ कवर करना है इसको। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ठीक है, 3-4 टाइप्स के डेफिसिट होते हैं, और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, ठीक है, इसको कैसे दूर करी जाती है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी होती है, जैसे मनी मार्केट है ना, उसके बाद जिसको हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में भी डिवाइड करते हैं। देन उसके बाद कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। और लास्ट में टाइप्स ऑफ कर्व्स, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और एक और फॉरेन रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये टॉपिक तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, मैं ये टॉपिक्स उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी इकोनॉमिक्स को कवर नहीं करा, और अभी 120 दिन रहते हैं सीएपीएफ एग्जाम में, तो तुम ये टॉपिक्स आराम से कर सकते हो अच्छे से, वो भी ठीक है। और लास्ट में अब हमारा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर कर लोगे तो एक तरह का तुम्हें बोनस पॉइंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बेस्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन गुड्स है ना, ये सब। और इस बार भी टाइप्स ऑफ गुड्स से क्वेश्चन आया था, है ना, कौन सा था वो, पब्लिक गुड, सीएपीएफ 2024 के पेपर में यूपीएससी नेक्स्ट एनालिटी से क्वेश्चन पूछा, और पूछा था पब्लिक गुड क्या होता है। तो इजी क्वेश्चन था, बट तुम्हें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ गुड इकोनॉमी में कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एसबीआई के बारे में पता होना चाहिए एंड स्टॉक्स एक्सचेंज मार्केट के बारे में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कुछ पीवाईक्यूज हैं जो इकोनॉमी सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। और अगर तुम्हें ये चीज़, इस तरह के टॉपिक्स तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें इनके लिस्ट भेज दूंगा, है ना। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है मार्जिनल यूटिलिटी,
मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको शॉर्ट में पीपीएफ भी बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से तुम्हें रहने वाले हैं कि तुम्हें ये सारे इकोनॉमी के टॉपिक कवर होने चाहिए। और दो दो और आ गए हैं, सॉरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, और इंश्योरेंस एंड मार्केट के बारे में पढ़ लेना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें क्या है तुम्हारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज, जिससे फॉर एग्जांपल WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और तुम्हें ये सारी बॉडीज तुम्हारी कवर होनी चाहिए, राइट। कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और भी काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं। सो एक्चुअली अब देखो, ये जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए हैं ना, ये सारे टॉपिक्स प्रथम अस्त्र PYQ बुक में इकोनॉमी के सब्जेक्ट में कवर है। और अगर तुम्हें प्रथम अस्त्र चाहिए तो तुम मुझे मेरे टेलीग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860288368 इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो। तो देखो, अपना तुम इकोनॉमी प्रथम अस्त्र से कवर करो, वहाँ से प्रिपेयर करो, या फिर तुम अपने एंड से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इट डजेंट मैटर, बट प्रिपेयर करो, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। और कोई भी अगर डाउट हो तो तुम मुझे मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे पर्सनली मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।